Hello, Assalamualaikum students. My name is Saeed Hassan Abbas and I am an electrical engineer from Air University Islamabad, and currently I am teaching physics from last 2 years in base group of colleges. So students, जो चैप्टर मैं आपको सेकेंड ईयर का इन वीडियो आपको सीरीज में पढ़ाऊँगा वो है चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। अच्छा, अब फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स जो चैप्टर है ये असल में ज़्यादा जो डिटेल्ड में आपको हेल्पफुल होगा या डिटेल में आप आगे जाके पढ़ोगे, ज़्यादातर ये जो एक मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं और जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ समहाउ पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, कि फिज़िक्स हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने में किस तरह हेल्प करती है, ठीक है, ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में सॉलिड्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा होता है कि सॉलिड्स डिफरेंट एक सिनेरियो में डिफरेंट बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो कुछ चीज़ें हमने पढ़नी हैं उनका मैंने एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू बताया है, और वो तकरीबन जो है आपके पास यहाँ पे 10 to 11 मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको जल्दी से इन सब का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि किसी सॉलिड के अंदर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं या प्रॉपरली अरेंज नहीं हैं, उसकी बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं। जो आपने पहले पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में कि क्रिस्टलाइन और आपके पास यहाँ पे मॉर्फस सॉलिड्स। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हम सॉलिड्स की टाइप्स बता रहे होते हैं वो असल में हम यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे बता रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ लैटिस और लैटिस साइड्स, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स, यूनिट सेल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनमें से कुछ टर्म्स तो आपके लिए यहाँ पे नहीं होगी, जिसका लैटिस, लैटिसाइड्स वगैरह, लेकिन यूनिट सेल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ आपने तो कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक में दोबारा इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सब टर्म्स का क्या मतलब है और इनमें डिफरेंस क्या चीज़ है। उसके बाद एक बड़ा मज़े का टॉपिक है इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉड्यूलाई जो है असल में आपको रिलेट करता है कि आप किसी मटेरियल पे कितनी फोर्स लगाओ तो उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज क्या है। हो सकता है फोर्स लगाने से उस चीज़ की लेंथ ज़्यादा हो जाए, हो सकता है फोर्स लगाने से उस चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, या हो सकता है फोर्स लगाने से उस चीज़ की शेप चेंज हो जाए। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे इलास्टिक मॉड्यूलाई में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिटेल में देखेंगे। स्ट्रेस जो है वो फोर्स से रिलेटेड है और स्ट्रेन जो उसकी बॉडी में चेंज आता है। उसके बाद हुक्स लॉ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, किसी बॉडी में आप फोर्स लगाओ तो उसमें कुछ आपके पास यहाँ पे लॉन्गेशन प्रोड्यूस होती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो अंडर डिफरेंट फोर्सेस किस तरह बिहेव करते हैं। तो वो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे कि डक्टाइल मटेरियल और मेलिएबल ब्रिटल सब्सटेंसेस की किस तरह होती है। उसके बाद हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पॉइंट नंबर 5 में। और ये टॉपिक मुझे बड़ा पसंद है इस लिहाज से क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जिनको असल में हम मिसकंसेप्ट से पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह स्ट्रेंथ हो गई, हार्डनेस हो गई, टफनेस हो गई। अगर इस लेवल पे अगर आपसे कोई पूछे तो आप इन सब का सेम मीनिंग बताओगे, कोई चीज़ स्ट्रेंथ वाइज अच्छी है या टफ है या हार्ड है, लेकिन इन सब वर्ड्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इन चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटीरियल्स, कि अगर आप जब मटीरियल्स को डिफॉर्म करते हो तो उन मटीरियल्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जिस तरह कॉमन एग्जांपल आप इसको समझने के लिए ले सकते हो, आप यहाँ पे स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हो तो वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वो एनर्जी कितनी होती है। इसी तरह मटेरियल्स में भी एनर्जी स्टोर होती है, जो कि हम इस टॉपिक में फार्मूला डिराइव करेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर है। फिर उसके बाद जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी सॉलिड्स को आप उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे
किस तरह क्लासीफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हम कहते हैं कुछ मटेरियल्स जो हैं वो करंट को पास होने देते हैं, वो कंडक्टर हैं। कुछ मटेरियल्स का हम कहते हैं कि ये जी आपके पास करंट को पास नहीं होने देते, वो नॉन कंडक्टर हैं, जिनको हम यहाँ पे इंसुलेटर भी कहते हैं। और एक थर्ड एक कैटेगरी होती है जिसको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो वो डिफरेंट सॉलिड्स जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। उस चीज़ को समझने के लिए हम एक थ्योरी की हेल्प लेंगे जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये एक थ्योरी है जो कि आपको ये बताती है कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ आपके पास कंडक्टर, कुछ आपके पास यहाँ पे इंसुलेटर, तो वो हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ये तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। इसमें नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो लास्ट 3 पॉइंट्स जो होंगे ये आपको मैग्नेट के बारे में बताएंगे कि कुछ मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, कुछ मटेरियल्स मैग्नेट से रिपेल होती हैं, और कुछ मटेरियल्स स्ट्रांगली आपको अट्रैक्ट होती हैं जिनको डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये मटेरियल्स ऐसा क्यों बिहेव करते हैं वो हम वेबर थ्योरी में समझेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है बहुत डिटेल्ड और थोड़ा सा ज़रा मुश्किल टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है वो है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस में हम ये देखेंगे कि हम कुछ मटेरियल्स जो मैग्नेट नहीं होते उनको मैग्नेटाइज खुद कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह कर सकते हैं वो हम लास्ट टॉपिक में मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस में देखेंगे बहुत डिटेल में। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का उसमें ये है हमारे पास के सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो तो वो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जिस तरह कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल्स डक्टाइल होते हैं, कुछ मटेरियल्स एक मेलिएबल होते हैं, कुछ मटेरियल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये जो डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं ये डिफरेंट क्यों शो करते हैं तो वो हम देखेंगे कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ जो वर्ड हो रहे हैं यूज़ हो रहे हैं कि हार्डनेस हम आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं डक्टाइल और मेरिएबल, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछे ना कि डक्टाइल और मेरिएबल में क्या फ़र्क है तो आप ये कहोगे कि सर जिन मटेरियल्स को हम बहुत आपके पास यहाँ पे जिन मटेरियल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर लें और वो मटेरियल ना टूटे उस मटेरियल को डक्टाइल कहते हैं। और जिस मटेरियल को बहुत ही आपके पास आप यहाँ पे इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर दो उसको मेलिएबल कहते हैं। लेकिन मटेरियल टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डक्टिलिटी की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वही बता रहा है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ अ मटेरियल अब एबिलिटी टू अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर। ठीक है, अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या चीज़ है, रप्चर क्या चीज़ है। एक रप्चर तो है टूटना, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या कहते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप उस चीज़ को कहते हो जिस मटेरियल को आप खींचो और वो मटेरियल अपने पहली वाली शेप में वापस ना आए। एग्जाम्पल समझ सकते हो कॉमन सी, आप अपने पेन का स्प्रिंग, ठीक है, जो पेन का अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा फोर्स से खींचो, देखो थोड़ी फोर्स से खींचोगे तो पेन का स्प्रिंग पहले वाली शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप पेन के स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचो तो पेन का स्प्रिंग जो है वो खींच तो जाएगा लेकिन वो पहले वाली शेप में वापस नहीं आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो करनी है लेकिन टूटने से पहले पहले। तो अगर किसी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी हो कि वो टूटने से पहले पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करे, उस मटेरियल की एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, और अगर कोई मटेरियल डक्टाइल हो तो उससे हम वायर्स बना सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इफ़ अ मटेरियल इज डक्टाइल इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू अ वायर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो लेक्चर के स्टार्ट में बताना आपको भूल गया वो ये था, ये जो चैप्टर नंबर 16 के नोट्स हैं ये नीचे मैं लिंक में शेयर भी कर दूंगा। ये गूगल ड्राइव पे हो गए, आप वहाँ से चाहो तो ये लेक्चर नोट्स पढ़ भी सकते हो। और अगर आप ये लेक्चर नोट्स अगर आप ये लेक्चर जो है नोट्स से प्रिपेयर कर रहे हो फिर आपको बुक से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में मोर देन इनफ है। और नोट्स में बहुत सी चीज़ें एडिशनल हैं, एक्स्ट्रा हैं। अब वो मैंने नोट्स में इसलिए ऐड की हुई हैं ताकि आपको चैप्टर की थ्योरी समझ आ जाए। जिस तरह चैप्टर में लिखा होगा डक्टिलिटी या मेलिबिलिटी, लेकिन चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया कि डक्टिलिटी या मेलिबिलिटी क्या होती है। तो वो मैंने फिर हेल्प लेके डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी को डिफाइन किया। ठीक है, तो नोट्स में बेशुमार चीज़ें ऐसी होंगी इस चैप्टर के जिनको आपने सिर्फ गुड रीडिंग करनी है, अच्छी तरह पढ़ना है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी है, तो वो मैं आपको बता भी दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, जो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह से, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में बेशक मुझे बता देना, मैं आपको उनके रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास यहाँ पे मेलिबिलिटी, ठीक है। अब मेलिबिलिटी का आपको मैंने बताया कि कोई किसी मटेरियल से अगर हम वायर्स बना लें तो उस चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ की प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी है, या ये मटेरियल जो है एक मेलिएबल मटेरियल है। तो वो देखो वही कह रहे हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ अ मटेरियल टू अंडरस्टैंड डिफॉर्मेशन विद अंडर कंप्रेशन एक विदाउट रप्चर, कि अगर किसी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी हो कि वो कंप्रेशन बर्दाश्त कर दे। अब कंप्रेशन से मतलब, जिससे आपके पास अगर बुक हो, ठीक है, उस बुक के ऊपर अगर आप कोई हैवी सी चीज़ रख दो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्रेशर। तो अगर किसी मटेरियल की ये एबिलिटी हो कि वो किसी चीज़ वो कंप्रेशन बर्दाश्त भी कर ले और आपके पास टूटे भी ना, उस मटेरियल को कहते हैं कि ये मटेरियल मेलिएबल है। और अगर कोई मटेरियल मेलिएबल होगा तो उससे हम शीट्स बना सकते हैं। तो इफ़ अ मटेरियल इज मेलिएबल इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू शीट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ याद रखो, लाजमी नहीं है कोई मटेरियल डक्टाइल हो तो वो मेलिएबल भी हो, और अगर कोई मटेरियल मेलिएबल हो तो वो डक्टाइल भी हो, ठीक है। तो जो मटेरियल्स कुछ मटेरियल डक्टाइल होते हैं उनसे हम वाइस बना लेते हैं, जिस तरह कॉपर है, कॉपर डक्टाइल है, कॉपर से हम वाइस बना लेते हैं। इसी तरह कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके पास यहाँ पे मेलिएबल होते हैं, उनसे हम शीट्स बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर नेक्स्ट आप ऊपर देखो एक वर्ड यूज़ हुआ था कंडक्टिविटी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या, आपको पता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से करंट को पास होने दे, है ना। जो ज़्यादा पास होने देगा करंट को, हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और जो किसी मटेरियल में से करंट को कम पास होने देगा हम कहेंगे कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि दैट आपके पास डिग्री टू विच अ मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो हमने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मेलिबिलिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। नेक्स्ट ये है सवाल कि ये मटेरियल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो ही क्यों कर रहे हैं, हर मटेरियल सेम प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता। तो नेक्स्ट आप देखो तो वही कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस अराइजेस इन माइंड दैट व्हाट मेक्स स्टील हार्ड, लेड सॉफ्ट, आयरन मैग्नेटिक एंड कॉपर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, कि ऐसी क्या बात है कि जो कि स्टील को हार्ड बनाती है, सख्त बना देती है, लेड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, अब आयरन मैग्नेटिक होता है मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और कॉपर को कंडक्टर आपको आप कॉपर को कंडक्टर बना देती है। तो ऐसी क्या चीज़ है, इस चीज़ का जो आंसर है वो दो पॉइंट्स पे लाई कर रहा है। पहला है कि उस मटेरियल के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं वो किस तरह एक पार्टिकुलर एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, उनका एक ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि उनके दरमियान फोर्सेस किस तरह की प्रेजेंट है, ये सेकंड पॉइंट। तो उस किसी मटेरियल में आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह एक पार्टिकुलर आपके पास यहाँ पे ऑर्डर में है, एक तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके दरमियान फोर्सेस किस तरह की प्रेजेंट हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करती हैं कि वो मटेरियल जो होगा वो हार्ड होगा, मैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा, तो ये डिटरमाइन करती हैं। अब इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इस चैप्टर को देखो, फ़ायदा ये है हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, जिस तरह स्टील हार्ड है, लेफ्ट सॉफ्ट है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कुछ एक नए तरह के मटेरियल्स बनाऊँ जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेरी एक डिज़ायर्ड के मुताबिक हो। अब डिज़ायर्ड के मुताबिक समझ लो आप इस तरह कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा मटेरियल बनाऊँ जो कि हार्ड भी हो और जो कि कंडक्टर भी हो। अब मैंने जाके आपके पास यहाँ पे बाहर जाके देखा जब यहाँ पे इन्वायरमेंट में, तो मुझे ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं बना, मतलब नहीं मिला जो कि ना हार्ड भी हो और कंडक्टर भी हो, है ना। तो फिर मैंने खुद अपने टाइप के नए मटेरियल्स डिज़ाइन किए खुद, ठीक है। तो अगर हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें कि किस तरह की अरेंजमेंट रखें तो मटेरियल किस तरह का बिहेव करेगा, उसके बाद हम मटेरियल्स को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि दिस ग्लू हैज़ मेड it possible to design and create new materials with new and unusual properties for use in modern technology, ठीक है। तो इससे हम न्यू मटेरियल्स भी बना सकते हैं और उन मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अनयूजुअल होंगी, अनयूजुअल मतलब आम मटेरियल से डिफरेंट होंगी, और फ़ायदा क्या होगा कि उन मटेरियल्स को हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ कर पाएंगे।
अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह सेमीकंडक्टर्स, आपके टीवी अगर आप देखो, टीवी पहले कितने आपके पास यहाँ पे ट्यूब वाले टीवी होते थे जिनके पीछे अच्छा खासा चोंच से निकली होती थी। अब आजकल आपके पास यहाँ पे एलसीडी हैं, और आपके पास यहाँ पे अब एलईडी आ गए हैं, ठीक है, एलईडी एलसीडी। तो ये अब देखो बिल्कुल थिन से हैं आप आज के टीवी। तो ये जो हैं ये सारे किस वजह से हैं? ये एक डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स, टाइम के साथ साथ ऐसे मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आखिरी पॉइंट यही है, कह रहे हैं इन क्रिस्टल्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज रेगुलर। अब क्रिस्टल्स से अगर हम जिक्र करते हैं ना, तो क्रिस्टल्स का मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंस में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स और या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी अरेंजमेंट एक तो रेगुलर होती है और एक पीरियोडिक होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट है एक्स रे डिफ्रैक्शन। अब एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या है? देखो, हमें कोई मटेरियल अब इन्वायरमेंट से मिला, सॉलिड मिला। अब मुझे ये पता करना हो कि इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है, मतलब हर एटम के दरमियान डिस्टेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो तो डिस्टेंस इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि उसको हम यहाँ पे नेकेड आई से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो अगर इतने स्मॉल डिस्टेंस को हमने ऑब्जर्व करना हो, मतलब उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो नैनोमीटर्स में या 10⁻⁻10 मीटर में होते हैं, एम स्ट्रॉन्ग में। तो इतने छोटे डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई ऐसी रेडिएशन चाहिए जिसकी वेवलेंथ उसी के कंपेरेबल हो, उसी के करीब करीब हो। तो वो जो हमें रेडिएशन मिलती है वो मिलती है एक्सरे। तो इन मटेरियल्स का अगर हमें ये चेक करना हो कि ये मटेरियल्स जो हैं ये इनके दरमियान इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है, या इनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर है या इरेगुलर है, तो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। हम उन मटेरियल्स, ये पूरा एक ऐसे में डिफरेंट टॉपिक है, हम उन मटेरियल्स के ऊपर एक्सरेज को फॉल कराते हैं, फिर हमें एक पैटर्न मिलता है जिसको लॉ पैटर्न कहते हैं। उस पैटर्न को देख के फिर हम ये बता देते हैं कि ये मटेरियल क्रिस्टल है या फिर एमॉर्फस है। तो इसमें वही कह रहा है कि आपके पे यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल that produces the interference effect so that the diffraction pattern gives information about the structure of crystal। कि वो जो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है ना, स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा जो आपने फर्स्ट ईयर में लाइट के चैप्टर में पढ़ा भी होगा। उस पैटर्न को देख के हम बता सकते हैं कि ये मटेरियल जो है ये क्रिस्टलाइन ये है या फिर एमॉर्फस है। और ये जो मेथड अब इन्वेंट किया था ये मैक्स वन लॉन है और ब्रैग्स ने। अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में ब्रैग्स इक्वेशन भी पढ़ी थी जो कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बताती थी बिटवीन लेयर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये उसी से पैटर्न है। अब नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कि फोर्सेस की बेसिस पे कि एक सॉलिड में एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसकी बेसिस पे हम सॉलिड्स को कितनी टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे हम सॉलिड्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है आपके पास यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स आपने पढ़े हैं, वो सॉलिड्स जिनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग हो। एग्जाम्पल क्या आती है? अब NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स उनको बोलते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाएंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं उनकी एग्जाम्पल में आता है ये आपके पास सुक्रोज, ठीक है, फ्रक्टोज। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं जिनके ज़रा स्ट्रक्चर ज़रा कॉम्प्लेक्स और बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। और लास्ट है एक मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं ये मेटल्स को हम बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं असल में ये मेटेलिक सॉलिड्स की कैटेगरी में, इसमें तमाम मेटल्स आते हैं, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। तो वो जो सारे हैं मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये हमने पढ़ने नहीं है, ये आप जो ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो कि ये सॉलिड्स किस तरह इनकी टाइप्स किस तरह ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम जो पढ़ेंगे सॉलिड्स की टाइप्स पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टाइम आपका लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कोशिश करो ये आप लेक्चर यहाँ से भी प्रिपेयर करो, बुक से भी प्रिपेयर करो,
बुक में कुछ चीज़ें अभी शुरू में ऐसी होंगी जो डिस्कस की हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ लेक्चर में डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो चीज़ें अभी आपका समझना मुश्किल हो जाएंगी। जिस तरह अगर आप बुक में देखो, पहले पेज पे उसने बुलेट ट्रेन्स का डिस्कस किया हुआ है, तो बुलेट ट्रेन्स किस तरह काम करती हैं अभी अगर मैंने डिस्कस किया तो आपको उतना खास समझ नहीं आएगा। तो वो जहाँ पे डिस्कस होगा इस चैप्टर में, उस तरह की चीज़ तो मैं वहीं पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।